हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं थीम 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का पार्ट 2। अब जो पहले हम लोग टॉपिक कर रहे थे फर्स्ट एडवांस 16 जो मगध एम्पायर के बारे में, उसके कुछ पॉइंट्स पिछले वाले जो हमारा वीडियो था उसमें छूट गए थे, तो उसको कंटिन्यूशन में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हुए मगध एम्पायर के बारे में, जो अर्ली जो बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स थे, तो उनका उनका जो सोचना था कि जो मगध एम्पायर के आगे बढ़ने के लिए, इतना फेमस होने के लिए, जो उनके जो रूलर्स थे, उनका जो पॉलिसीज थी वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, और वही उसके कारण ही वो आगे बढ़ पाए थे। और उनके उनके हिसाब से जो किंग्स थे उस समय पे, जो बिंबिसारा, अजातशत्रु और महापद्मानंदा, ये सब बहुत ही रुथलेस किंग्स थे। मतलब वो कोई उन्हें जो भी चाहते थे वो करके ही रहते थे, और जो उनके मिनिस्टर्स थे वो इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे समय पे लगे रहते थे। अब राजगृह का क्या मतलब है? तो राजगृह का पहले जो मतलब हुआ करता था वो होता था जो किंग का घर, मतलब हाउस ऑफ द किंग। और ये जो घर होता था, ये फोर्टिफाइड, मतलब एक किले के रूप में होता था, जिसमें की दीवार बनी हुई रहती थी। और ये जनरली कोई हिल के ऊपर होता था, जैसे कि हिल में आसानी होती है देखने के लिए कौन अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो उस समय पे ये हिल्स में हुआ करता था। और इसका जो प्राकृत नेम है वो जो प्रेजेंट डे आजकल बिहार में जो राजगीर है, एक्चुअली वो राजगृह वो हुआ करता था, और वो उस समय पे मगध का ये कैपिटल भी होता था। लेकिन जो 4th सेंचुरी बीसीई में जो ये कैपिटल है उसको बदल दिया गया, और फिर इसको क्या बना दिया गया? इसको बनाया गया पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा क्या है? पाटलिपुत्र जो आज का जो पटना है उसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। तो यहाँ पाटलिपुत्र क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे जो इनको गंगा नदी मिल रही थी, और गंगा नदी से इन लोगों को कोई भी सामान पहुंचाना, ले जाना, किसी को इंसान को कहीं जाना, वो सब बहुत आसानी से हो सकता था। अब हम लोग करते हैं, ये बॉक्स जो है 32 पेज नंबर में एक ब्लू कलर का बॉक्स है, और उसको हम लोग करते हैं जिसका ये हेडिंग है लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। तो जो अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो किस लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज में है। लेकिन उसमें स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। जैसे हम लोग बोलते तो हिंदी है, लेकिन हम लोग लिखते कौन से में? हम हिंदी में नहीं लिखते, हम लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट कई लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करी जाती है। तो वैसे ही स्क्रिप्ट थी ब्राह्मणी और लैंग्वेज थी प्राकृत। और अब जो नॉर्थ वेस्ट जो साइड में जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? वो अरामाइक एंड ग्रीक लैंग्वेज में वो मिलते हैं। और स्क्रिप्ट कौन सी होती है? खरोस्ती स्क्रिप्ट होती है। और ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे मिलते हैं ज्यादातर? ये अफगानिस्तान में ये इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है एन अर्ली एम्पायर। तो जो जैसे जैसे मगध का ग्रोथ होता गया, तो जो मगध का ग्रोथ है उससे क्या हुआ? उससे मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिश करने की तरीके वो बनते गए। तो जैसे जैसे मगध बढ़ता गया तो उससे क्या हुआ कि वो मौर्यन एम्पायर भी बनने के रास्ते निकलते गए। और फिर जो मौर्य थे, उन्होंने सबसे पहले ये जो एम्पायर है इसको इन्होंने मौर्यन एम्पायर उसको इन्होंने खड़ा किया। तो ये कब किया इन्होंने? 321 बीसीई। और ये जो कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये अगर नॉर्थ वेस्ट में देखें तो ये अफगानिस्तान एंड जो बलूचिस्तान वाली जो जगह है वहां तक मगध एम्पायर फैला हुआ था। और इनके जो पोते थे अशोका, वो उस समय के जो सबसे फेमस रूलर माने जाते हैं इंडिया के। और उन्होंने जो एम्पायर था उसको कलिंगा तक पहुंचा दिया था। तो कलिंगा क्या है? कलिंगा है ये आजकल का जो उड़ीसा है, उसको हम बोलते हैं कलिंगा। अब ये सब क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है आजकल? इसको क्या बोलते हैं? राजगीर क्या है, या फिर पाटलिपुत्र क्या है? तो ये सब आपके लिए 1 मार्का के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं। और हमको ये जो मौर्यन एम्पायर है इसके बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है? तो ये जो इतनी सारी आप लोग इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो कहीं से तो पता होगा कि ये कौन सा एम्पायर था, कौन से राजा थे। तो वो हम लोगों को कहाँ से हमको पता लगता है?
तो उसमें इसमें अगर जो है अगर देखें तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, आर्कियोलॉजिकल मतलब खुदाई में जो चीजें मिली हैं, तो उसमें से जो स्कल्पचर है उससे काफी इंफॉर्मेशन निकाल ली गई। और उस समय के जो लोग थे उसमें जो उस समय पे जो काम किया गया था उसमें से जो काम है वो एक है मेगास्थीन्स। तो मेगास्थीन का अकाउंट मतलब उन्होंने जो लिखा हुआ है उससे हमको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मेगास्थीन कौन था ये भी पूछा जाता है। तो मेगास्थीन कौन थे? ये ग्रीक एम्बेसडर थे। तो ग्रीक एम्बेसडर मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव थे ग्रीक के। और वो किसके कोर्ट में थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के वो कोर्ट में थे। तो उन्होंने जो लिखा है उससे काफी कुछ हम लोगों को मॉडर्न एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा हमको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? तो हमको मिलती है अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र से हमको क्या मिलता है? तो अर्थशास्त्र जो था वो आपने सुना होगा, बहुत फेमस चाणक्य नीति, काफी सारी फेमस नीतियां हैं। तो ये एक चाणक्य या फिर इनको कौटिल्य नाम से भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो ये एक मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में। तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, तो उसमें से भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। इसके अलावा जो मौर्यन एम्पायर है इसका मेंशन बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं या फिर जैन की जो टेक्स्ट हैं, पुरानिक जो लिटरेचर है, संस्कृत के जो वर्क है, उन सब में भी काफी कुछ उसके बारे में मिलता है। और जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ हैं? रॉक्स में है, पिलर्स में है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स हैं जिससे कि हमको उस समय के मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चलता है। और जो अशोका है ये एक पहले रूलर ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो बात थी, अपने जो मैसेजेस थे जो कि जनता को देना चाहते थे या फिर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको देना चाहते थे, उसको उन्होंने इंस्क्राइब करना शुरू करा था। अब इंस्क्राइब करना तो शुरू किया था, लेकिन आखिर इंस्क्रिप्शन है क्या? तो इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन कोई भी चीज जो कि कोई स्टोन के सरफेस में या फिर कोई नेचुरल रॉक में लिखा जाती है या फिर कोई पिलर्स हैं जिनको पॉलिश कर दिया जाता है उसमें लिख दिया जाता है। और कैसे लिखा जाता है? उस मैसेज को एनग्रेव किया जाता है, उसको मतलब उसको खोद खोद के लिखा जाता है। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो देखे गए हैं कि जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो सेम मैसेज एनग्रेव करा गया था सब जगह। कहाँ से लेकर कहाँ तक? जो प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है वहां से लेकर जो ये जो मैसेज है सेम मैसेज इंस्क्राइब करा गया था आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा तक और उत्तराखंड तक, इंडिया के जो अब पोर्शन में है वहां तक। तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्राकृत लैंग्वेज में है, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। और नॉर्थ वेस्ट में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अरमाइक एंड ग्रीक लैंग्वेज में है, लेकिन वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। और ये अफगानिस्तान में ऐसे इंस्क्रिप्शंस को यूज करा गया है। अब ये इंस्क्रिप्शंस किस लिए यूज होते थे? तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये अपने जो जनता है, सब्जेक्ट्स मतलब जनता, उनको मैसेज देने के लिए था, या ऑफिशियल्स मतलब जो उनके लिए मंत्री थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको भी मैसेज देने के लिए, और कोई रूल करना है, कोई रूल इम्प्लीमेंट करना है तो उसको वो इंस्क्राइब कर देते थे। और इसके अलावा अशोका ने जो अपने धम्मा को मतलब जो आगे बढ़ाने की कोशिश करी, उसमें भी वो जो उनका विचार था अपने धम्मा के बारे में, वो उन्होंने सब इंस्क्रिप्शंस में ही उन्होंने इंस्क्राइब करा हुआ था। तो अब प्रश्न आता है कि आखिर धम्मा है क्या? अशोका का जो धम्मा है वो क्या कहता है? तो वो जो अशोका का जो धम्मा है वो कहता है कि अपने जो बड़े हैं उनका आदर करो, और जो ब्राह्मण है उनकी तरफ दया भावना रखो, एंड जो साधु संत हो जाते हैं उनकी तरफ भी दया भावना रखो। और जो स्लेव्स हैं या सर्वेंट्स हैं उनको बहुत काइंड एटीट्यूड से उनको ट्रीट करो, और सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट दो, ट्रेडिशंस जो हैं सब लोगों के उन सबको रिस्पेक्ट दो। तो ये जो है ये अशोका के जो धम्मा था ये हर जगह पे उन्होंने ये फैलाने की कोशिश करी थी।
तो अब ये जो धम्मा था इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, क्यों इतना धम्मा पे उन्होंने जोर दिया? क्योंकि अशोका का ये सोचना था कि अगर जितना ये धम्मा को फैलाएंगे उतना ही उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने एम्पायर को, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। तो उस एम्पायर को इकट्ठा जोड़ कर रखने के लिए उनको धम्मा को स्प्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैल्यूज आनी चाहिए ना लोगों में। तो जब ये वैल्यूज अगर आ जाएंगे तो ये आराम से ये अपने एम्पायर को होल्ड कर लेंगे आसानी से। और ये सोचते थे कि अगर लोग धम्मा को फॉलो करेंगे तो उनकी ये जिंदगी ही नहीं, आने वाली जिंदगी भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। और इस जो धम्मा को ये फैलाने के लिए, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने स्पेशल ऑफिसर्स रखे हुए थे और जिनका नाम था धम्मा महामत्ता। और इनका काम था कि ये जो धम्मा का जो सोच है वो ये जगह जगह पहुंचाएं, लोगों तक, दूर दूर तक इस बात को वो पहुंचा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, मतलब एम्पायर को किस तरीके से एडमिनिस्टर करा जा रहा था। तो इतने बड़े जो एम्पायर को इकट्ठा रखने के लिए जो जहां तक की जानकारी है वो है कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स एम्पायर में बनाए गए थे, जो कि मिलता है इंस्क्रिप्शन से अशोका के। तो पहला क्या था? पहला था जो पाटलिपुत्र था, जो कि आजकल का पटना है, जो कि कैपिटल था। उसके अलावा सेकंड क्या था? तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा तोसाली और पांचवा था स्वर्ण नगरी। तो ये, और इन सब में ये देखा गया है, जो कि अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इंस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अब ये बात हम आपको बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये जो मैसेज है जो कि इंस्क्रिप्शंस में था वो सेम सब जगह मिलता है। जो प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड तक सेम मैसेज ये जो इंस्क्रिप्शंस में पाया जाता है। तो अब ये क्योंकि सेम मैसेज इतने दूर एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पाया जाता है, तो ये हिस्टोरियंस के मन में ये सोच आया कि क्या ये जो एम्पायर है क्या इसको ये एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से चल रहा था कि ये अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसमें चल रहे थे। मतलब कि एक कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जो कि इन सबको रूल कर रहा था, कि सबके छोटे छोटे राजा थे और सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन उसको रूल वो अल्टीमेटली अशोका के अंडर में आते थे, ऐसा था। तो ये क्योंकि सब जगह सेम इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे, इसलिए उनके मन में ये सोच आई। लेकिन साथ साथ में उनको ये भी लगा कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा होना बहुत मुश्किल है? क्योंकि जो एम्पायर अगर किसी एक जन के अंडर में, एक ही जन के अंडर में होता, तो वो जो एम्पायर है वो बहुत ही डाइवर्स था, बहुत ही फैलाव था उस एम्पायर में। और इतने फैले हुए एम्पायर को कोई एक जन अकेले रूल करे, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान के जो हिली एरिया था वहां से लेकर उड़ीसा का जो कोस्ट था वहां तक फैला हुआ था। और जो उसका जो कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखा जाए, तो वो जो कैपिटल था मतलब पाटलिपुत्र था, उसके आसपास ज्यादा स्ट्रांग दिखता था। और जितने भी 5 प्रोविंशियल सेंटर्स थे जो कि उनके उनके आसपास ज्यादा दिखता था। तो कौन से थे प्रोविंशियल सेंटर्स? जो कि तक्षशिला थे, उज्जैनी था, और तोसाली था, और स्वर्ण नगरी था, और पाटलिपुत्र तो था ही। तो इनके आसपास ज्यादा ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिखाई देता था। और ये जो प्रोविंशियल सेंटर्स चूज करे गए थे कि इनको पॉलिटिकल सेंटर बनाया जाए, तो इसको चूज करने के लिए भी बहुत सोच पीछे थी इसको करने के लिए, क्योंकि तक्षशिला एंड उज्जैन जो थे वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड थे जहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना पड़ता था तो उस रूट को लेना ही पड़ता था। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट में थे, क्योंकि वो ऐसे रूट में पड़ते थे जहाँ पे अगर दूर दूर तक व्यापारी अगर जाते थे तो वो तक्षशिला और उज्जैनी होते हुए ही जाते थे। इसीलिए उसको उन्होंने प्रोविंशियल सेंटर की तरह चूज करा होएगा। और स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी जैसे कि शब्द से पता चलता है, स्वर्ण मतलब सोना, नगरी मतलब नगर। तो ये जो गोल्डन माउंटेन इसको बोला जाता है कि ये ऐसा पर्वत था जो कि समझो कि ये सोने का पर्वत था। ये इसलिए होता है क्योंकि ये
यहाँ पे बहुत सारी गोल्ड माइंस थी और ये जो गोल्ड माइंस ये थी ये कर्नाटका में ये जगह थी और ये यहाँ पे बहुत सारी गोल्ड माइंस की अवेलेबिलिटी थी इसलिए इसको भी प्रोविंशियल सेंटर बनाया गया था। तो ये जो जो इम्पोर्टेंट जो जगह थी वहाँ पे ज्यादा हलचल, वहाँ पे ज्यादा काम, वहाँ पे ज्यादा पावर दिखती थी और इसीलिए ऐसा कहना मुश्किल है कि सिर्फ एक ही जन इसको रूल करता था। अब हम लोग आते हैं जो टॉपिक है रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये अगर इतना बड़ा एम्पायर अगर मैनेज करना है तो बहुत जरूरी है कि जो एक जगह पे जो कुछ हो रहा है वो दूसरी जो एम्पायर है उसको पता चले क्या हो रहा है और जितना फास्ट इंफॉर्मेशन हो सके उतना फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रैवल करा जाए। तो जो कम्युनिकेशन है वो दोनों ही लैंड और रिवर रूट दोनों से ही करा जाता था और ये दोनों ही रूट बहुत इंपॉर्टेंट थे किसी भी एम्पायर को बढ़ने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ से चाहे चाहे रिवर हो चाहे लैंड हो, जो भी इंफॉर्मेशन कोई कैरी कर रहा है ले जा रहा है तो उन सबको ट्रैवल करने के लिए उस समय पर टाइम तो बहुत लगता था। उस समय कोई ऐसा तो नहीं कि ट्रेन है या एरोप्लेन है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी हो तो या तो लैंड रूट से जाते थे या रिवर रूट से जाते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो लोग लैंड रूट या रिवर रूट से इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उनका प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी था। तो और उनके लिए खाना पीना इन सब चीजों के लिए भी अरेंजमेंट करने के लिए बहुत जरूरी था। तो इन सब काम के लिए कहीं ना कहीं आर्मी की मदद ली जाती थी और आर्मी ये इंश्योर करता था कि जो लोग मूव में हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए। तो जो जो ये मेगास्थीन्स थे जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ग्रीक एम्बेसडर थे, तो ये इन्होंने ये मेंशन करा हुआ है कि वहाँ पे उस समय पे जो कमिटी होती थी इस काम के लिए और जिसकी 6 सब कमिटीज होती थी जो कि जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटीज होती थी उसको कोऑर्डिनेट करती थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो अब ये 6 सब कमिटीज का क्या काम होता था, तो इसमें से जो एक थी वो नेवी का काम करती थी, मतलब पानी के रूट में जो भी प्रोटेक्शन है वो देना। दूसरे का काम था ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन का काम करना। थर्ड का काम था फूड सोल्जर्स जो थे जो पैदल चलते थे जो सोल्जर्स, उनका ध्यान रखना और उनकी उनकी जो जरूरत है उनको देखना। और चौथा था वो हॉर्सेस में जो ट्रैवल करते थे उनके लिए उनकी सब काम देखना। और फिफ्थ वाले जो रथ वाले थे और सिक्स्थ वाले थे वो एलिफेंट्स में जो ट्रैवल करते थे उन सब के जो भी मिलिट्री के जो एक्टिविटीज थी उन सब से रिलेटेड उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये 6 कमिटीज सब कमिटीज बनी हुई थी। तो एक कमेटी थी जिसके 6 सब कमिटीज थी, 6 सब कमिटीज ये काम करती थी। और दूसरी भी एक और भी सब कमेटी थी इसके अलावा, लेकिन उसका काम अलग था। उसका क्या काम था, उसका ये काम था कि जो बुलक कार्ट्स हैं उसका अरेंजमेंट करना, जिससे कि जो भी सामान उठा के ले जाना है, कोई इक्विपमेंट्स हैं, कोई हथियार हैं, तो उसको वो ले जाने के लिए बुलक कार्ट्स का अरेंजमेंट करना। या फिर सोल्जर्स हैं उनके लिए खाने का अरेंजमेंट, खाने का सामान का इंतजाम करना। और जो एनिमल्स हैं अगर हॉर्स हैं या फिर रथ में अगर जो हॉर्स हैं वो एलिफेंट्स हैं तो उनको भी तो खाना पीना चाहिए, तो उनके लिए भी खाने पीने का अरेंजमेंट करना। और अगर वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं जो उनके साथ में रहते हैं, जो लोग मूव करते हैं जो कि नेचुरली चैरियट से एलिफेंट में मूव करते होंगे, तो उन सब के लिए अगर जब भी वो विश्राम करते होंगे तो उन लोगों के लिए सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट करना। और जो आर्टिजन्स होते हैं उन लोगों का भी रिक्रूटमेंट करना, ये सब उनका काम होता था। और जो आर्टिजन्स का क्या काम होता था, जो आर्टिजन्स होते थे वो लोग सोल्जर्स की देखभाल किया करते थे। तो ये तो हुआ ये कम्युनिकेशन रूट और उससे रिलेटेड काम के लिए। अब ये क्वेश्चन आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, मतलब एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट था। जो मगध एम्पायर था या फिर जो उस समय के एम्पायर्स थे अपने आप, तो वो कितने इम्पोर्टेंट थे।
तो अब ये प्रश्न उठता है कि कितना जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करा है कि एम्पायर आफ्टर ऑल कितना इम्पोर्टेंट था। तो हिस्टोरियंस का जो हिस्टोरियंस ने जब अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, मतलब फिर से बनाना शुरू किया, तो वो 19th सेंचुरी में उन्होंने ये काम शुरू किया। और जब उन्होंने ये शुरू किया तो उनको ये पता चला उस समय पे कि एक मौर्यन एम्पायर भी हुआ करता था। और ये मौर्यन एम्पायर ये हिस्टोरियंस के नज़र में बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बन गया। ये लैंडमार्क क्यों बना? क्योंकि हम जो इंडिया थी वो बहुत ही सालों से कोई ना कोई रूल में थी, या पहले मुगल्स फिर ब्रिटिशर्स। तो उनके लिए ये जानना कि कभी हमारा खुद का भी राज्य था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। और 19th एंड 20th सेंचुरी में जो इंडियन हिस्टोरियंस ने ये मालूम किया कि एक एम्पायर था जो कि इंडिया का खुद का था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये हो गई थी। क्योंकि एक एक तरीके से इंडियंस के मन में ये बात ये समझ ही चली गई थी कि हम अपना कंट्री अपने आप रूल कर सकते हैं। क्योंकि आप उससे ये जान सकते हैं कि जब मतलब ब्रिटिशर्स आए तो एक जगह पे ये भी डिमांड हुई थी कि फिर से वापस मुगल रूल हो जाए, क्योंकि हम लोग को ये एहसास ही ख़त्म हो गया था कि ये हमारी कंट्री है और उसको हमको रूल करना चाहिए। तो जब ये ऐसा पता चला कि जो अशोकन एम्पायर था वो एक इंडियन ने रूल कर रहा था हमारे इंडिया इसके इलाके को, तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई थी। और जो आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें मिली थी जो कि मौर्यन एम्पायर से जो रिलेटेड थी, उसमें जो स्टोन के स्कल्पचर्स मिले थे और वो सब जो थे वो इतने बेहतरीन वो चीज़ें थी कि उसको देख के लग रहा था कि ये सब जो काम है ये कोई बहुत ही बड़े ये राज्य का हो सकता है। और जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो मैसेजेस थे, वो अभी तक के जितने भी रूलर्स थे उन सबसे अलग था और हटके था। और जो अशोका जो रूलर थे वो बहुत ही एक पावरफुल और बहुत ही मेहनती रूलर की तरह हिस्टोरियंस को उनके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनसे पता चलता था। और ये भी पता चला था कि जितने भी राजा होते थे उनसे ज़्यादा वो दयावान भी थे, और उनके बाद भी जितने भी रूलर्स हुए उनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां तो मिली, लेकिन जितने अशोका जितना हम्बल थे, जितने सॉफ्ट थे, उतना कोई भी नहीं था। और जो जितने भी लीडर्स थे 20th सेंचुरी के, वो उनको आज भी उनको एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह वो मानते हैं। और कितनी ही कहानियाँ और जो फिल्में हैं अगर आप देखें तो अशोका के ऊपर बन चुकी हैं। तो अब जो ये तो मान लिया गया कि जो मौर्यन एम्पायर है बहुत ही सिग्निफिकेंट था, लेकिन कैसे ये कैसे कितना इम्पोर्टेंट था, कितना सिग्निफिकेंट था? तो अगर देखा जाए तो ये जो मौर्यन एम्पायर था वो वैसे तो हिस्टोरियंस की नज़र में बहुत सिग्निफिकेंट था, इससे सोचते हुए कि हमने हमेशा एक आज़ाद ज़िंदगी नहीं जी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इतना भी नहीं था, क्योंकि इसका जो राज्य था ये सिर्फ 150 साल चला था, और 150 साल अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ही छोटा पीरियड माना जाता है। और अगर मैप में, जो कि आपके मैप नंबर 2 है, उसको देखें तो आप देखेंगे कि एम्पायर इतना भी बड़ा नहीं था कि उसने पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है जैसे कि उसको पूरा कवर करके रखा हो, ऐसा भी हाल नहीं था। और जो एम्पायर के जो एरिया था और उसमें अगर देखा जाए तो ऐसा लगता था जैसे कि कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं था। और जो सेकेंड सेंचुरी बीसी तक नए नए छोटे मोटे राजा और राज्य भी इमर्ज होते जा रहे थे ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि वैसे तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर हिस्ट्री की नज़र से देखा जाए तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अब हम लोग आते हैं सोर्स नंबर 1 में। तो सोर्स से तो आपको पता ही होगा पहले कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो हो गया है कि कोई भी बॉक्स में इंफॉर्मेशन है तो उससे भी पूछे जाएंगे, इसलिए हम वो भी आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो सोर्स 1 है, उसका जो हेडिंग है वो है व्हाट द किंग्स ऑफिशियल्स डिड।
तो ये हमको कैसे पता चलता है कि उनके किंग के जो कार्यकर्ता थे, जो मंत्री थे, वो लोग क्या काम करते थे? ये हमको मेगास्थनीज से मालूम पड़ता है। मेगास्थनीन कौन था? ग्रीक एम्बेसडर था जो मगध के एम्पायर में, तो मौर्यन एम्पायर में। तो जो उनके में तो उन्होंने क्या-क्या काम करते थे? तो वो जो रिवर्स थी उनका जो वो उसका उसको वो सुपरवाइज़ करते थे। जो लैंड थी उसको वो मेज़र करते थे, और जो पानी जो आता था, तो वो पानी का कितना आ रहा है, और कितना मेन कैनाल में छोड़ना चाहिए या फिर सब्सिडियरी ब्रांचेस में कितना छोड़ना चाहिए, ये सब भी वो निगरानी करते थे। और ये भी ध्यान रखते थे कि सबको बराबर बराबर पानी मिले, किसी को ऐसा ना हो कि वो कमी हो जाए। और जितने भी हंट्समैन थे उनका भी इंचार्ज यही लोग थे, और इनके पास पावर थी कि ये जो हंट्समैन थे उन लोगों को ये अगर हो सके तो रिवॉर्ड करें या फिर पनिश करें। किसके ऊपर रिवॉर्ड या पनिश करते थे? डिपेंडिंग अपॉन ये लोग क्या चीज पकड़ के ला रहे हैं, उसके ऊपर ये रिवॉर्ड और पनिश भी कर सकते थे। इसके अलावा इनका काम था टैक्सेस को कलेक्ट करना। और इसके अलावा ये और भी क्या काम करते थे कि ये लोग जितने भी अलग अलग तरीके के रोजगार जो लोग करते थे उनको भी ये सुपरवाइज ये करते थे। चाहे वो कोई भी काम हो जो कि लैंड से रिलेटेड हो, या फिर वुड कटर्स हो, कारपेंटर्स हो, ब्लैक स्मिथ हो। जो ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? जो कि लोहे का काम करते हैं, या माइनिंग में जो लोग काम करते हैं, सबके जो काम था उसको भी ये लोग सुपरवाइज करते थे। अब जो दूसरा जो सोर्स है वो है सोर्स 2, और उसका जो हेडिंग है कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। तो जो अर्थशास्त्र है, उससे अर्थशास्त्र आपको बताया था कि चाणक्य या फिर कौटिल्य, आप कोई भी बोल सकते हैं, उन्होंने लिखा, उनके द्वारा लिखित ये किताब है। तो अर्थशास्त्र में इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में, जिसमें कि उन्होंने किस तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइज करी जाती थी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया जाता था। उसमें ही एक मेंशन है कि कैसे एलिफेंट्स को कैप्चर करा जाता था। तो उसमें पकड़ने के लिए जो एलिफेंट के जो फॉरेस्ट हुआ करते थे उसके गार्ड्स भी काम करते थे। और उनको कौन कौन मदद करता था? वो सब मदद करते थे जो कि एलिफेंट्स को रेयर करते थे, मतलब पालते थे जो। और इसके अलावा जो कुछ लोग थे जो कि जो एलिफेंट्स के लेग को बांधते थे, और जो लोग बाउंड्रीज को जो गार्ड करते थे वो लोग भी मदद करते थे। वो जो फॉरेस्ट में रहते थे वो भी एलिफेंट्स को पकड़ने में मदद करते थे। या फिर जो लोग अगर एलिफेंट्स घायल हो जाते थे तो उसमें भी वो लोग इस प्रोसेस में पूरा मदद करते थे। मान लो एलिफेंट को पकड़ने में भी उनको चोट लग जाए तो उसमें कुछ लोग थे जिनका काम था कि सिर्फ एलिफेंट को की देखभाल करना। और ये 5 या 7 फीमेल एलिफेंट्स भी थी, उनको भी लाया जाता था। और क्योंकि जब वो आती थी तो साथ साथ में उनको जब वो निकलती थी तो प्रोबेबली यही होता होगा कि तब मेल एलिफेंट्स भी उनके पास में आने की कोशिश करते होंगे, तब वो उनको पकड़ लेते होंगे। और जो एलिफेंट्स हैं उनको पकड़ने का एक और तरीका था कि जो उनकी जो यूरिन होती है उसको वो ट्रेस करते थे कि कहाँ कहाँ उसकी जो डंग है, जो एलिफेंट की डंग है, वो जो गोबर है वो पड़ा हुआ है या फिर यूरिन पड़ा हुआ है, तो उससे वो लोग ट्रेस कर लेते थे किस पाथ में एलिफेंट गया होगा, और वहां पे जाके उसको पकड़ने की वो कोशिश करते थे। तो जो ग्रीक जो सोर्सेज हैं वो उनके जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो मॉडर्न एम्पायर है उनके पास जो सोल्जर्स जो थे वो करीबन 6 लाख फुट सोल्जर थे। सोच सकते हैं उस समय पे कितने ज्यादा फुट सोल्जर्स थे। और उनके पास 30,000 कैवलरी में आर्मी थी, और 9,000 एलिफेंट्स हुआ करते थे। तो कैवलरी क्या होता है? कैवलरी वो होता है कि जो सोल्जर्स जो हॉर्स के ऊपर बैठ के लड़ाई करते हैं उनको कैवलरी का पार्ट माना जाता है। तो ये इतनी बड़ी सेना हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये जो आपका जो पोर्शन है ये अब तक का पूरा खत्म हो गया। हम लोग नए वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, लेक्चर में करेंगे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। तो अगर आपको अभी तक का ये पता समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसको जरूर आप अपने दोस्तों के
साथ शेयर करिएगा और इसके जो नोट्स हैं वो आप हमारे ब्लॉग से पा सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक अगर हमको ये नहीं लगेगा कि हम हमारे व्यूअर जो आप लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो बढ़ रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है, क्योंकि पसंद होने का यही तरीका है कि आप लोग जितने ज़्यादा दोस्तों को रिकमेंड करेंगे वही मेरे लिए एक रिकमेंडेशन, आपके रिकमेंडेशन ही मेरे लिए एक एप्रिसिएशन है। तो जितने ज़्यादा लोग को आप रिकमेंड करेंगे तो हमको लगेगा लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जितने लोगों को रिकमेंड कर सकें करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।